नमस्कार दोस्तों। आज हमारा विषय है हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास को लेकर। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम जानेंगे कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से लेके जो है कैसे कैसे क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक एक करके इसी को आइए जानते हैं। हिंदी जो भाषा है इसका उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, तो एक एक करके इसी को जानेंगे। तो हिंदी जो है वो सबसे पहले संस्कृत भाषा से आपकी निकली है। संस्कृत भाषा से फिर इसका सरलतम रूप जो है वो पाली भाषा आया, फिर इसका सरलतम रूप प्राकृत आया, फिर इसका और जो सरल रूप आया वो आपका अपभ्रंश आया, फिर अपभ्रंश का जो सरल रूप आया वो आपका अवहट आया, अवहट का जो आपका सरल रूप आया अवहट है, और इस अवहट का जो आपका सरल रूप आया इससे आपका हिंदी का निर्माण हुआ। यानी जो आपकी हिंदी बनी वो सबसे पहले संस्कृत थी। संस्कृत जो कि बोलने में बहुत कठिन लगती थी, और प्राचीन समय में आप देखते होंगे जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे, चाहे वो वेद हो, चाहे पुराण हो, या फिर रामायण जो वाल्मीकि जी ने लिखा था वो भी संस्कृत में लिखा गया था। और इसके अलावा चाहे महाभारत का रहा हो, तो ये सब जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ थे वो संस्कृत में लिखे गए थे। चाहे वो राजतरंगिणी पुस्तक जो कल्हाड़ ने लिखा था, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वो भी आपके संस्कृत में ही लिखी गई थी। तो संस्कृत जो है इसको सबसे प्राचीन भाषा कहते हैं। प्राचीन भाषा संस्कृत को कहा जाता है। और संस्कृत का जो उद्भव है वो भगवान शंकर के द्वारा जो है किया गया था, इसीलिए उनके डमरू से जो है वो श्लोक निकले, मतलब कुछ सूत्र निकले थे, उसी से फिर संस्कृत का व्याकरण बना जो है। तो इसलिए संस्कृत भाषा का जो विकास सबसे प्राचीन भाषा है, और इसी को देव भाषा कहा जाता है। प्रश्न आपका आएगा कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो आपका संस्कृत हो जाएगा। और सबसे इसको देव भाषा किसे कहा जाता है, तब भी आपका संस्कृत हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो हिंदी का विकास भी संस्कृत से हुआ है, यह आपका आंसर होगा। अब संस्कृत बोलने में कठिन लगती थी, जितने भी वेद पुराण थे जो है वो संस्कृत में लिखे हुए थे। और प्राचीन समय में जब सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता की बात थी, तो उस समय एक खास वर्ग के लोग ही जो है वेदों और पुराणों का अध्ययन करते थे। और जो जातियों के आधार पर, यानी कर्म के आधार पर जो जातियों या वर्गों का विभाजन किया गया था, उसमें कई वर्ग ऐसे थे कि जो इसका अध्ययन नहीं कर सकते थे। तो उन बाद में गौतम बुद्ध जी ने इस कमियों को दूर करने का प्रयास किया, और उन्होंने पाली भाषा सरलतम रूप, संस्कृत का जो सरलतम रूप आया वो पाली भाषा के रूप में आया। और इसी पाली भाषा में जो है जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म, इस बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है वो पाली भाषा में हुआ है। यानी गौतम बुद्ध जी ने जो बौद्ध धर्म की स्थापना किया था, और उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग करके अपने धर्म को प्रचार प्रसार किया वो आपकी पाली भाषा थी। तो संस्कृत का सरलतम रूप पाली भाषा आया, और पाली का सरलतम रूप प्राकृत आया जो है। इस प्राकृत भाषा में जो है आपके जैन धर्म की जो ग्रंथ हैं वो आपके प्राकृत भाषा में मिलेंगे आपको जो है। और जो महावीर स्वामी इनके 24वें तीर्थंकर थे जो है, उन्होंने जो अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था वो प्राकृत भाषा में किया था। फिर आपका प्राकृत भाषा का जो सरलतम रूप आता है वो अपभ्रंश आता है। और ये अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश आता है। इस अपभ्रंश के जो सबसे प्रसिद्ध कवि हुए, जिनको लगातार लेके क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है, वो आपके थे स्वयंभू। स्वयंभू ये अपभ्रंश भाषा के जो है वो सबसे प्रसिद्ध कवि हुए, या प्रथम कवि भी पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू है। और इनकी जो रचना है, उसका नाम आपका है पांचरित्र। पांचरित्र ये स्वयंभू की रचना का नाम है।
तो क्वेश्चन पूछे कि अपभ्रंश के जो प्रथम कवि थे वो आपके कौन है, तो स्वयंभू हैं और उनकी रचना का नाम पावनचरित है। अपभ्रंश का सरलतम रूप अवहट आया, यानी अवहट, और अवहट का जो सरलतम रूप है इसी से फिर हिंदी का निर्माण हुआ। क्वेश्चन कई बार आपका पूछ लिया जाता है कि हिंदी का निर्माण किससे हुआ। अगर ऑप्शन में आपका संस्कृत है तो आप आंसर संस्कृत लगाइएगा, और अगर ऑप्शन में संस्कृत नहीं, अगर अपभ्रंश आपको ऑप्शन में मिलता है तो आपका ऑप्शन अपभ्रंश भी सही हो जाएगा। यानी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो अगर संस्कृत है तो संस्कृत आपका आंसर होगा, और संस्कृत नहीं है तो अपभ्रंश आपका आंसर होगा। और ये दोनों अगर नहीं है तब हम अवहट के साथ में भी जा सकते हैं। तो ये रहा हिंदी भाषा के विकास की बात। यानी हिंदी जो है वो संस्कृत भाषा से निकली है, और संस्कृत भाषा का सरलतम रूप जो है पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर हिंदी तक पहुंचा। अब हिंदी किसी भी भाषा का विकास जो है पहले क्षेत्रीय आधार पर होता है, फिर उसका क्षेत्र का दायरा बढ़ता है, फिर इसके बाद में उसका दायरा और व्यापक होता है, तो फिर भाषा का रूप ले लेती है। ऐसे हिंदी भी डायरेक्ट रूप से हिंदी नहीं बनी, बल्कि इसमें जो है कुछ प्रमुख बोलियां हैं जो है पहले छोटे स्तरों पे बोली जाती थी, और फिर उनका दायरा धीरे धीरे बढ़ता गया, और फिर जो है हिंदी भाषा का रूप मिला। तो हिंदी भाषा में इसकी जो सबसे प्रमुख बोली है जिसका नाम है खड़ी बोली। खड़ी बोली एक प्रकार की बोली है जो दिल्ली और उसके आसपास क्षेत्र यानी हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, इन सब क्षेत्रों में बोली जाती है। और इसी खड़ी बोली को हिंदी की मानक भाषा कहा जाता है। यानी जो लिखने पढ़ने के लिए हम आप जिस भाषा का प्रयोग हिंदी का करते हैं वो खड़ी बोली के रूप में लिखी जाती है, और इसी को मानक भाषा कहा जाता है। मानक भाषा वह भाषा होती है जो व्याकरण के अनुसार शुद्ध होती है। यानी हिंदी व्याकरण के अनुसार जो सबसे शुद्ध बोली है वो हिंदी खड़ी बोली है, और इसी को हिंदी का मानक भाषा कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मानक भाषा हिंदी का कौन सा है, तो मानक भाषा अगर पूछेगा तो आप हिंदी खड़ी बोली को बताएंगे कि ये हिंदी की मानक भाषा है। अब भाषा, हिंदी भाषा की जब उत्पत्ति होगी इसको हम आप नोट कर लेंगे। अब आगे देखिएगा, जब हिंदी भाषा आपकी की उत्पत्ति हुई जो है तो डायरेक्ट रूप नहीं है। सबसे पहले बोलियों के रूप में, यानी जो आपकी बोली होती है पहले इनका विकास होता है, और बोली के बाद में जो है उपभाषा बनती है, और उपभाषा के बाद में फिर भाषा का विकास होता है। ये कैसे होता है, यानी हिंदी भाषा का विकास जो है, विकास कैसे हुआ, तो पहले हिंदी में जो है कई प्रमुख बोलियां हैं। इन बोलियों को लेकर क्वेश्चन आपका बनता ही रहता है कि पूर्वी हिंदी क्या होती है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, बिहारी हिंदी क्या है, पहाड़ी हिंदी क्या है, राजस्थानी हिंदी क्या है। तो इनको लेके क्वेश्चन आपका बनता है। हालांकि इसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो भारत में जो है वो लगभग 650 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। पूरे भारत में अंदर जो है वो विभिन्न, जैसे ही आप एक कुछ किलोमीटर दायरा चेंज करते हैं तो वहाँ पे बोली और भाषा और वहाँ की संस्कृति जो है एक जिले से दूसरे जिले आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ बदलता रहता है। ठीक इसी प्रकार पूरे भारत में 650 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। इन बोलियों का दायरा जो है वो सीमित होता है, यानी निश्चित क्षेत्र में बोली जाती हैं। जैसे अवधी एक बोली है जिसमें तुलसीदास जी ने जो है वो रामचरितमानस का रचना किया है। तो इस अवधी बोली का, अवधी अभी एक बोली है अर्थात इसका दायरा सीमित है। ये अवध और उसके आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। और जब बोली का दायरा जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है और इसमें रचनाएं होना प्रारंभ हो जाती हैं तो उसी को उपभाषा कहा जाता है। और जब उपभाषा का दायरा और विस्तृत होता है और उसका अपना व्याकरण होता है, उसके अनुसार उसकी भाषा शुद्ध मतलब जो है शुद्धि का जो है हम जांच कर लेते हैं, तो फिर ये आपका भाषा का रूप ले लेती है। तो अर्थात हिंदी भी जो है वर्तमान में भाषा है। और भारत में जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी आपकी हिंदी है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे बंगला आ जाती है, बंगाली आ जाती है। तो हिंदी आपकी एक भाषा है और हिंदी में भी खड़ी बोली मानक भाषा है। तो हिंदी को लेके हम देखें, जो इनसे हिंदी को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में पहला आपका क्वेश्चन यही पूछता है कि हिंदी भाषा की जो है वो सबसे छोटी इकाई क्या होती है।
हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका होगा ध्वनि या वर्ण, ध्वनि या वर्ण। यानी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ये UPSSC के द्वारा जो है वो कई बार पूछा जा चुका है और विभिन्न एग्जामों में कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आपका ध्वनि या वर्ण हो जाएगा। हिंदी का भी अपना व्याकरण है, यानी व्याकरण अपना हिंदी का है। और इसके साथ ही हिंदी में जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली, इसे मानक भाषा कहा जाता है। यानी हिंदी व्याकरण के अनुसार खड़ी बोली शुद्ध मतलब सही है व्याकरण के अनुसार, तो इसलिए हिंदी खड़ी बोली को मानक भाषा कहा जाता है। और इसके बाद हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको लेके कई बार क्वेश्चन बनता ही रहता है कि लिपि क्या है। तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, देवनागरी है। देवनागरी लिपि क्या होती है कि इसमें चीजों को बाएं से दाएं तरफ लिखा जाता है, और जब आप लाइन कंप्लीट हो जाती है तो फिर बाएं से दाएं लिखा जाता है। अर्थात बाएं से लिखना स्टार्ट करते हैं, दाएं तक जाते हैं, फिर बाएं से शुरू करते हैं, दाएं तक जाते हैं। तो हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी है। और देवनागरी में केवल हिंदी नहीं लिखी जाती है, बल्कि 4 भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, और इनको लेके भी क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। ये हिंदी जिससे उत्पन्न हुई यानी संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती है वो भी आपकी देवनागरी है। इसके बाद आपका हिंदी है ही है। इसके बाद मराठी, और फिर आपका एक विदेशी भाषा नेपाली जो है। इन 4 भाषाओं की लिपि जो है वो देवनागरी है। इन देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, तो उसमें आपका संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है और नेपाली है। इनको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन आपका बनता है कि हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं। जो हिंदी, इसको आप नोट कर लेंगे, हम इसको मिटा दे रहे हैं। हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं, हिंदी भाषी राज्य, यानी हिंदी किन किन राज्यों में बोली जाती है। तो हिंदी उत्तर प्रदेश समेत जो है लगभग समेत जो है वो 9 राज्यों में बोली जाती है, और इन 9 राज्यों को जो है वो हिंदी भाषी राज्य कहा जाता है। तो हिंदी भाषी राज्य की संख्या आपकी 9 है, यानी 9 राज्य आपके हैं, जिसमें आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश जो है, और इस उत्तर प्रदेश से लगने वाले जो राज्य हैं उन्हें हिंदी भाषी राज्य के रूप में, जैसे उत्तर प्रदेश के ऊपर आपका उत्तराखंड लगता है जिसको हम यूके से लिख देते हैं। इसका जो निचला हिस्सा है यानी यहाँ पे पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। फिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में हिमाचल प्रदेश लगता है HP, तो हिमाचल प्रदेश आ जाता है दूसरे नंबर पे, पहले पे यूपी, दूसरे पे उत्तराखंड, तीसरे पे हिमाचल प्रदेश, फिर यहीं पे हरियाणा आ जाता है, ये चौथे नंबर पे हरियाणा है। फिर आपका इधर राजस्थान आ जाता है, ये 5वें नंबर पे है। 6ठे नंबर पर आपका MP आ जाता है। MP में जो है, जो MP का इधर उत्तरी एरिया है वहीं पे बुंदेलखंडी बोली जाती है, जो बुंदेलखंड यूपी के 7 जिलों को मिला के बनाया गया है, और कुछ जिले उसमें से राजस्थान मध्य प्रदेश के भी शामिल है। फिर इधर से छत्तीसगढ़ जो है सीमा साझा करता है, यानी 6ठे नंबर पर ये, 7वें पे छत्तीसगढ़। फिर आपका झारखंड आ जाता है, और इधर आपका बिहार आ जाता है। तो ये आपका 8 हो जाता है, ये आपका 9 हो जाता है, यानी 9 राज्य आते हैं प्लस एक यूटी भी आता है। यानी यहीं पे आपका दिल्ली स्थित है, ये 10वें नंबर पर आ जाएगा दिल्ली। यहाँ पर भी हिंदी खड़ी बोली बोली जाती है दिल्ली और मेरठ वाले क्षेत्र में जो है। तो टोटल 9 राज्य और एक यूटी मिला के जो है हिंदी भाषी राज्य के रूप में जाना जाता है, जिसमें आपका पहला यूपी है, फिर उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर चौथे नंबर पर हरियाणा है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। बिहार और झारखंड पहले एक ही हुआ करता था बिहार, फिर बिहार को 2000 में बांट दिया गया, एक आपका बिहार बना और एक आपका झारखंड बन गया। तो इस आधार पर इस प्रकार जो है टोटल 9 राज्य हैं और एक यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको हिंदी भाषी राज्य के रूप में जाना जाता है। और यहीं पर हिंदी की विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं, जैसे राजस्थान के क्षेत्र में राजस्थानी हिंदी, और मध्य प्रदेश और इस क्षेत्र में जो है वो पूर्वी हिंदी का बोलबाला है, जिसमें अवधी होती है, छत्तीसगढ़ी है और बघेली बोली जाती है। फिर इधर बिहारी हिंदी का प्रकोप है, इस तरफ जो है पश्चिमी हिंदी का जो है प्रयोग है,
ऊपर अगर आप जाएंगे तो उत्तराखंड क्षेत्र में जैसे हिमालय का बेल्ट आपका आ जाता है, तो यहाँ पे पहाड़ी हिंदी प्रयोग किया जाता है। तो इन बोलियों को लेकर भी क्वेश्चन बनाता है। तो अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि हिंदी भाषा की कौन कौन सी बोलियां हैं और उनसे लेके क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। और अगर इतना आपका तैयार है तो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से जो आपका क्वेश्चन आता है वो कभी आपका गलत नहीं होगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।